नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग 4 दिन हो गए हमारे इतिहास को कवर करने में। हम लोगों ने 4 दिन अपना पूरा इतिहास पढ़ लिया है। आज हमारा जो इतिहास का है वो आखिरी दिन है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वाधीनता जो संग्राम है उसका आज ही आखिरी दिन है आपका, और आपके 5 अंक पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। हम लोग बात कल कर चुके हैं दोस्तों 1942 तक की। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक हमने बातें कर ली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि विदेशी पत्रकार जो उनके साथ थे इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, उनका नाम था लुई फिशर, जो महात्मा गांधी जी के जीवनीकार भी थे। अब 1942 में दोस्तों एक और चीज होती है, वो है दोस्तों आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन भी दोस्तों 1942 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज, तो आपको मुझे पता है तुरंत नाम याद आएगा सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन दोस्तों आजाद हिंद फौज का जो सर्वप्रथम विचार आया था, सर्वप्रथम जो ये सोच थी, ये किसकी थी? आजाद हिंद फौज सर्वप्रथम जो सोच थी वो थी कैप्टन मोहन सिंह की। अगर आपसे पूछा जाए आजाद हिंद का विचार या आजाद हिंद फौज किसकी सोच थी, किसका विचार था सर्वप्रथम, तो ये था कैप्टन मोहन सिंह का। ठीक है, ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद करना। कैप्टन मोहन सिंह ये थे मेन जिन्होंने आजाद हिंद फौज को सोचा और जन्म दिया। 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं कौन? सिंगापुर पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो इनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया था। इसी वजह से आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है। क्यों? इन्होंने बनाया नहीं था आजाद हिंद फौज को, बनाया था, विचार जो था वो कैप्टन मोहन सिंह का था। लेकिन जब सिंगापुर पहुंचते हैं 1943 में, तो इनको क्या बना दिया जाता है? आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति बना दिया जाता है। आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है। जब ये सेनापति बन जाते हैं तो इसके अंडर में इन्होंने बहुत काम किए। एक जो इंपॉर्टेंट था आपका वो था 1944 में। 1944 में क्या हुआ दोस्तों? मणिपुर में, भारत का, में आपको पता है कि मणिपुर है ना, मणिपुर में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा तिरंगा लहराया गया। देख लीजिए 1944 में ही भारत में तिरंगा फहरा दिया गया था। किसने फहराया था ये सब? ये आजाद हिंद फौज के सेनापति, जो उसमें सब सैनिक थे, उन लोगों ने मणिपुर में भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब 1942 से 1944 तक इन्होंने काफी चीजें कर ली। जापान के साथ थे ये लोग, आजाद हिंद फौज को सपोर्ट करता था जापान। तो जापान ने अंडमान और निकोबार भी इन लोगों को दिया था। उसको बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने नाम भी रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, 1945 में क्या होता है दोस्तों? 1945 में ये जितने भी लोग हैं आजाद हिंद फौज के सैनिक हैं, इन पर क्या होता है? इन पर लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है। लाल किले पे मुकदमा चलाया जाता है इन लोगों पे। किस पे? आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। ठीक, अब इनकी पैरवी कौन करता है? लाल किले पे मुकदमा तो चलाया जाता है, लेकिन इनकी पैरवी कौन करता है? तो इनकी पैरवी ढेर सारे वकील लोग हैं जो करते हैं। कौन कौन है? जैसे उन वकीलों में मैं नाम लिख देती हूँ। ये सब समझ में आ गया ना आपको? आजाद हिंद फौज की सोच किसकी थी? कैप्टन मोहन सिंह की। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जब 1943 में पहुंचे तो इनको सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। 1944 में मणिपुर में तिरंगा लहराया गया। 1945 में क्या हुआ? आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे सारे, उन लोगों पे क्या हुआ? लाल किले पे मुकदमा चलाया गया। तो जब इन सब पे मुकदमा चलाया जा रहा था तो इन सबकी पैरवी किसने की? इन सबकी पैरवी बहुत ढेर सारे वकील थे जिन्होंने की। लेकिन उन सारे वकीलों का जो मेन लीडर था या मेन नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? भूला भाई देसाई। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, भूला भाई देसाई। ये मेन वकील थे जिनके अंडर में और बाकी कौन कौन हेल्प कर रहा था? तेज बहादुर सप्रू, काटजू, और कौन थे आपके? और असफ अली। ये सब लोग साथ में
ये सब लोग क्या थे, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ये सब लोग कर रहे थे, लेकिन मेन जो था वो कौन था, वो था आपका भूलाभाई देसाई। वो आपका आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिनके ऊपर लाल किले का मुकदमा चल रहा था, उनकी पैरवी कर रहे थे। किसके किसके ऊपर मुकदमा चलता है, कुछ सैनिक जिनका नाम हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, मैं उनका नाम बता दे रही हूं आपको। कौन कौन थे, गुरु बख्श ढिल्लो, गुरु बख्श ढिल्लो, गुरु बख्श ढिल्लो, और कौन था दोस्तों, प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल, और कौन था दोस्तों, और थे शहनवाज खान, शहनवाज खान। ये 3 लोग मेन है। अगर आपने कभी आरओ या पीसीएस पेपर दिया है तो वहां ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन किसने सामना नहीं किया लाल किले मुकदमे का, तो इन 3 लोगों का नाम होगा, बाकी नाम और होगा जो आपको पता है कि इन्होंने लाल किले मुकदमे का सामना नहीं किया। गुरुबख्श ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान, इन लोगों पर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था। आजाद हिंद फौज के ये लोग सैनिक थे। अब बात कर लेते हैं 1944 तक। 1945 में और क्या हुआ, लाल किले का मुकदमा चल गया। 1945 में एक योजना होती है, उसे बोलते हैं वेवेल प्लान या फिर वेवेल योजना, और शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं। 1945 में वेवेल योजना या फिर ये लॉर्ड वेवेल की योजना थी, इसलिए इसका नाम बोलते हैं वेवेल योजना, या फिर इसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। आपको पता ही है 1942 से मैंने बताया था क्रिप्स मिशन जब था कि तब से ये अब ये लोग अंग्रेज लोग ये सोच रहे थे अंग्रेज कि अब संविधान बनवा देना है भारत का। तो यहाँ पे 1945 में भी इन लोगों ने ये सोचा कि अब संविधान सभा बनवानी स्टार्ट करनी है। तो संविधान सभा परिषद में इन लोगों ने, वेवेल ने अपना खुद का प्लान बनाया कि इसमें हम लोगों को रखेंगे, और लोग जो आएंगे वो कैसे आएंगे, प्रांतीय चुनाव के थ्रू आएंगे, और यहाँ पे जो लोग होंगे उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर होंगे। ठीक, ये बातें इन्होंने सोची। अब इस बातों को सोचने से खाली होना नहीं था, उन्होंने कहा इसके लिए हम बैठक बुलाएंगे और बात करेंगे। तो बैठक बुलाई उन्होंने। उस बैठक में कौन कौन आया, उस बैठक में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद आए। 1945 की बात हो रही है ये अब, संविधान सभा बनाने के लिए। और मुस्लिम लीग से कौन आए, मुस्लिम लीग से आए मोहम्मद अली जिन्ना। कौन आए, मोहम्मद जिन्ना आए। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना ये आए मुस्लिम लीग की तरफ से। अब इन्होंने बात बताई अपनी, वेवेल ने, कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, संविधान सभा का निर्माण करना चाह रहे हैं और हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर रहेंगे, इसलिए आप दोनों लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद जिन्ना ने बोला कि आप जो कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम बराबर रहेंगे तो ठीक बात है, लेकिन जो मुस्लिम होंगे वो सभी मुस्लिम मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे। इनको पता ही है आपकी मुस्लिम लीग के थे ये। उन्होंने कहा सभी मुस्लिम मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे, लेकिन इस बात पे ये लोग एग्री नहीं कर पाए। ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जो मुस्लिम सारे होंगे वो सब मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे। इसी बात पे क्या हुआ, ये वाला जो प्लान था वो फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। मुस्लिम लीग से उन्होंने कहा सारे मुस्लिम लेंगे, बात पे एग्री नहीं करे, तो ये बात आपकी फेल हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं 1946 की। 1946 में क्या हुआ, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। जैसे क्रिप्स मिशन आया था वैसे 1946 में दोबारा आया कैबिनेट मिशन। देखते हैं कैबिनेट मिशन में क्या होगा। कैबिनेट मिशन जो आया था वो इसी उद्देश्य से आया था फिर से कि संविधान सभा बनवा देनी है। कैबिनेट मिशन जो आया वो संविधान सभा निर्माण के लिए ही आया था, संविधान सभा निर्माण के लिए आया था। इसमें 3 लोग थे, कौन कौन थे देख ली दोस्तों। एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि आपके क्रिप्स मिशन के साइन भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो आए कैबिनेट मिशन को लेकर 1946 में। और वहीं संविधान निर्माण के लिए लोग आए थे, संविधान निर्माण के लिए यहाँ पे बातें हुई। लेकिन क्या हुआ अंत में जो हुआ वही बात यही हुई कि चुनाव होंगे, और चुनाव से क्या होगा, प्रांतीय चुनाव होंगे, और प्रांतीय चुनाव से लोग जो चुने गए होंगे उन्हीं लोगों को हम संविधान सभा गठन कराई जाएगी। तो उस समय जब इलेक्शन हुआ था तो शायद 296 ब्रिटिश वो सीट थी, 296 ब्रिटिश सीट थी, उसमें से 208 कांग्रेस को मिल गई थी,
208 कांग्रेस को मिल गई, ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन के बाद 208 कांग्रेस को मिल गई। अब देखिए क्या होता है, कैबिनेट मिशन की जो बात हुई थी कि संविधान सभा को निर्माण करना ही करना है, तो कांग्रेस लोग तो अब तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू लोगों ने क्या किया, अपनी पार्टी को बना के अपना इन लोगों ने संविधान सभा को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। गठन सरकार के लिए इस समय अंतरिम सरकार का गठन होगा। कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार का गठन, आपने पढ़ा होगा शायद, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। तो इसमें क्या हुआ, संविधान सभा की ही मेन मोटिव थी कि संविधान सभा बनानी है। अब तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो मैं आपको ये चीज़ वहाँ उसमें टेलीग्राम पे भेज दूंगी कि किसको कौन सा क्या मिला, जैसे रेल मंत्री कौन थे उस समय, वित्त मंत्रालय किसको दिया गया, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, यहाँ नहीं बता रही हूँ। अंतरिम सरकार का गठन देखिए 1946 को हुआ। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू लोग तो शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्टार्ट कर दिया सरकार के लिए। पहले शुरू में तो मुस्लिम लीग नहीं घुसा इसके साथ, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग आ गया। क्यों आया, उनका मोटिव ये नहीं था कि हमको सरकार बनवानी है, उनका मोटिव ये था कि एक तो इन लोगों को कार्य नहीं करने देना है ढंग से, और दूसरा अपनी पाकिस्तान की मांग मनवानी है। तो उसके लिए कैसे होगा, जब हम वहां घुस के बैठेंगे तभी हम रोज चिल्लाते रहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान, और हमारी सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी बार 1942 में, चाहे 1946 चाहे 1945, किसी भी जगह पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, पहले जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में अपना लोगों के साथ स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन बाद मुस्लिम लीग ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और मुस्लिम लीग का मेन उद्देश्य मैंने बता ही दिया। मेन उद्देश्य था मुस्लिम लीग का कि इन लोगों को काम ना करने देना और पाकिस्तान की मांग को अच्छे ढंग से उठाना। इसीलिए ये लोग भी अंतरिम सरकार में आके घुस गए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1946 में फिर आपको पता है 9 दिसंबर 1946, इस दिन क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, इस समय अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये बैठक के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन ये जो अध्यक्ष थे ये क्या थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष क्या थे, अस्थायी थे, अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को फिर संविधान सभा की जब बैठक होती है तो जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। और कौन होते हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 को जो बैठक होती, तो आपसे अगर ये पूछा जाए खाली सिंपल क्वेश्चन कि कौन था जो संविधान सभा का अध्यक्ष था, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार कौन था तब आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ये वैसे अस्थायी थे, इसलिए आपको स्थायी पूछा जाए तो आप सिर्फ राजेंद्र प्रसाद का नाम बताएंगे। 1946 में ये इंपॉर्टेंट काम हो गए, संविधान सभा की बैठक भी होनी शुरू हो गई। अब हम आ जाते हैं 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हुआ। तो 1947 में दोस्तों आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। और जो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, ये आए थे अपने योजना के साथ। उस योजना का नाम है 3 जून योजना। जून योजना आप सुन लीजिए, जून योजना इसके साथ आए। और इसके साथ आते ही या फिर इसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। माउंटबेटन योजना में क्या था दोस्तों, माउंटबेटन योजना में यह था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे वो आने के साथ ही उन्होंने दिन घोषित कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है अब आने भी वाला है भारत का आज़ादी का दिन। आज़ादी का इस बार अमृत महोत्सव ही बन रहा है, 75 वर्ष हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत को 2 राष्ट्रों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक भारत में और दूसरा पाकिस्तान में। और ये बात सुनते ही जानते ही आप लोग हैं कि जो जिन्ना चाह रहे थे वो पूरी हो गई बात। और उसके बाद भारत का विभाजन भी हो गया और भारत को स्वतंत्रता भी मिल गई। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, प्रश्नों पे। प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी, ठीक है, हमेशा की तरह। प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, पहला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, आजाद हिंद फौज का विचार किसके द्वारा दिया गया। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा मोहन सिंह। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। तो किसने कहा, देखिए 2-3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये भी आपकी लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है। तो देखिए किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं,
आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी पर लाल किले का मुकदमा नहीं चलाया गया? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का नाम है, प्रेम कुमार सहगल का नाम है, और आपका किसका नाम है? और बताइए किसका नाम है? 3 लोगों का नाम है ना, मैंने बताया आपको, शहनवाज खान। तो कौन सा अधिकारी था जिसने लाल किले का मुकदमा नहीं फेस किया था? तो कौन है उसमें से? मोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल किले मुकदमे की अध्यक्षता किसने की? मैंने बताया ना, लाल किले पे जब मुकदमा चल रहा था तो ढेर सारे वकीलों ने सपोर्ट किया, लेकिन उन सब वकीलों का एक हेड था, वो कौन था? भूलाभाई देसाई। ठीक, आगे देख लेते हैं, कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर है? 3-4 घटनाएं आपको दिख रही हैं, अब आपको बताना तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रही होगी, जो पहले स्थान पर होगी वो होगी चंपारण। चंपारण आपकी 1917 में हुई है। दूसरी घटना आपकी है असहयोग आंदोलन, वो कब हुआ है? 1920 में हुआ है। तीसरी घटना आपकी दांडी मार्च है, यही आपका उत्तर भी है, 1930 में हुई है। और चौथी घटना आपकी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, जो कि 1942 में हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ ही आपको पता है भारत को आज़ादी मिल गई, यानी कि हम लोगों ने 5 दिन में अपना 5 अंक पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जिसने भी इस वीडियो के पीछे नहीं देखे हैं पार्ट्स, वो जरूर देख लेगा दोस्तों, बहुत जरूरी है वो सारे पार्ट्स। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि हम लोग इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब हम लोग उसके बाद अपना मेडिवल हिस्ट्री, गुप्त धर्म, जैन धर्म, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ते चलेंगे, और जल्दी जल्दी खत्म करके फिर मैंने कहा है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी क्वेरी है उसको हमसे पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।